बहुत सुंदर चुनाव। अब मैं आपको एक इतिहास से प्रेरित रहस्य और खतरों से भरी लंबी हिंदी कहानी सुनाता हूं, जो पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन उसमें आपको पुराने किले, राजघरानों, विश्वासघात, हत्यात्मा और गुप्त रहस्य सब मिलेगा। काला महल का रहस्य। भाग 1, राजवंश की परछाई। राजस्थान के रेगिस्तान में एक पुराना महल था। कहते हैं वहां आज भी रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। वह महल राजा रुद्र प्रताप सिंह का था, जो 5वीं सदी में अपने बल, बुद्धि और क्रूरता के लिए मशहूर था। पर एक रात पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। न कोई गवाह बचा, न कोई वारिस। बस एक कहानी चलती रही। रुद्र प्रताप अब भी जीवित है उस काले महल में, मगर इंसान नहीं रहा। भाग 2, इतिहास का छात्र में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक होशियार इतिहास का छात्र था, आर्व त्रिपाठी। उसे भारत के लुप्त हो चुके राजवंशों पर रिसर्च करनी थी। जब उसने काला महल का जिक्र पढ़ा तो चौंक गया। इतिहास की किताबों में उसका नाम नहीं था, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं में वह महल एक शापित किला कहा जाता था। आर्व ने ठान लिया वह वहां जाएगा। पहली रात। दरवाजे जो खुद नहीं खुलते। जैसे ही आर्व ने उस वीरान किले में कदम रखा, वह बदल गई। दरवाजा पीछे से अपने आप बंद हो गया। उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, अजीब सी चीखें, पदचापें और दरारों में से आती सरसराहटें उसे परेशान करने लगीं। दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, राजा मरा नहीं, इंतजार कर रहा है अगली बलि का। भाग 2, रहस्य की परतें खुलती है। अगले दिन आर्व को महल के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिला। उसके पीछे एक कमरा था जिसमें तांत्रिक चिन्ह, पुरानी तलवारें और एक राजसी सिंहासन था। और सिंहासन के पास एक सड़ी हुई लाश बैठी थी, मगर वो लाश हिली, उसकी आंखें खुली। मैं रुद्र प्रताप हूं। 100 वर्षों तक हर युग में किसी इतिहास प्रेमी को बुलाता हूं, ताकि मेरी कहानी दोहराई जाए और बलि पूरी हो। आर्व भागा, लेकिन महल के दरवाजे फिर से बंद हो चुके थे। भाग 5, अंतिम पृष्ठ। आर्व की डायरी मिली एक इतिहास संग्रहालय में 1 साल बाद। उसमें आखिरी शब्द थे, जो इतिहास मिटा दिए जाते हैं वे इतिहास नहीं रहते, वे शाप बन जाते हैं। और मैंने उस शाप को जगा दिया है। काला महल अब सरकार द्वारा पूरी तरह सील कर दिया गया है, पर रात में वहां अब भी एक टॉर्च की रोशनी घूमती दिखती है, जैसे कोई छात्र अब भी वहां किसी राज की तलाश में। अंत। क्या कहानी की अगली कड़ी है। भाग 2, आत्मा की वापसी। प्रस्तावना। 1 साल बीत गया। काला महल अब भारतीय पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में था, लेकिन सरकार ने उसे सील कर दिया था, आम जनता के लिए बंद। उस 1 साल में जो भी अंदर गया वो वापस नहीं आया। आर्व त्रिपाठी अब इस दुनिया में नहीं था, पर उसकी डायरी, जिसे दीवार में छिपा पाया गया था, आज भी रहस्य समेटे हुए थी। अध्याय 1, शोधकर्ता की गलियों में इतिहास और पौराणिक विज्ञान पर रिसर्च करने वाली एक जुनूनी युवती थी। उसने आर्व की डायरी पढ़ी और काला महल में छुपे रुद्र प्रताप सिंह की आत्मा और उसके शाप की कहानी में गहरी दिलचस्पी ली। वो बोली, इतिहास अगर शापित हो तो क्या विज्ञान उसे मुक्त कर सकता है। उसने फैसला किया वो काला महल जाएगी अकेली। पहली रात एक नई थी। जैसे ही श्रेया ने महल में कदम रखा, दीवारों पर हल्की सी कंपन हुई। हर कोना जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और तब अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला, वहीं का जहां आर्व आखिरी बार गया था। श्रेया नीचे तहखाने में गई। वही सिंहासन, वही सूखी लाश, लेकिन अब लाश नहीं थी। वहां पड़ा था बस आर्व का चश्मा, और दीवार पर लिखा था, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब हम 2 हैं और अब तीसरे की बारी है। अध्याय 3, आत्माओं की सभा। श्रेय को धीरे धीरे समझ आने लगा, रुद्र प्रताप अब आत्मा नहीं, बलि की आत्माओं का राजा बन गया है। हर साल वो एक इतिहास प्रेमी को चुनता है और उसकी आत्मा को जोड़ता है अपनी सेना में। उस रात श्रेया ने एक पुराना यंत्र इस्तेमाल किया, प्राचीन काल का रक्षा मंत्र चक्र, जिससे आत्माओं से बात की जा सकती थी। और वहां वो आवाज आई जिसे कभी नहीं आना चाहिए था, श्रेया भाग जा या रुक जा और हमें मुक्त कर दे या अपना अस्तित्व खो दे। ये आवाज थी। अध्याय जी अंतिम द्वंद्व। श्रेया ने अपने मंत्रों और चक्रों से एक विशाल अग्निवलय बनाया जिसमें रुद्र प्रताप की आत्मा फंस गई। अचानक महल कांप उठा।
छतों से धूल, दीवारों से खून बहने लगा। रुद्र प्रताप चिल्लाया, मुझे बलि नहीं चाहिए थी, मुझे बस इतिहास में जीवित रहना था। तुम सबने मुझे भुला दिया, मैं काल का राजा बन गया। श्रेय ने ताली बजाई और उसी क्षण आर्व की आत्मा सामने आई। उसने रुद्र से कहा, इतिहास केवल यादों से जिंदा रहता है, खून से नहीं। श्रेया ने दोनों आत्माओं को चक्र में बांधकर मोक्ष दिया। अध्याय 5। पर एक नई शुरुआत। महल फिर से शांत हो गया, इस बार सच में। लेकिन एक बात कोई नहीं जानता, श्रेया सेन फिर कभी नहीं दिखी। पर अब एक नई लड़की जो इतिहास की पढ़ाई कर रही है, उसकी डायरी में लिखती है, रात को सपने में कोई स्त्री आती है, सफेद बाल, लाल आंखें, कहती है राजा गया पर रानी अभी बाकी है। जारी रहेगा अगला भाग, काला महल, अंतिम रानी की वापसी, जहां रुद्र प्रताप की रानी चंद्रलेखा की आत्मा महल में लौटेगी और इतिहास फिर खून से लिखा जाएगा। अगर आप चाहें तो अगला भाग तुरंत लिख दूं। अब प्रस्तुत है काला महल भाग 3, अंतिम रानी की वापसी। भूमिका, रुद्र प्रताप की आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर चुकी थी। आर्व की आत्मा भी आजाद हो गई थी। श्रेया सेन के बलिदान ने काला महल को फिर से शांत कर दिया, या ऐसा सबको लगता था। लेकिन वो भूल गए थे, किसी भी राजा की कहानी अधूरी होती है जब तक रानी न बोले। अध्याय 1, वो जो छुपाई गई थी। इतिहासकारों की माने तो रानी चंद्रलेखा एक दिव्य तेज वाली, निडर और तांत्रिक शक्तियों वाली स्त्री थी। रुद्र प्रताप से विवाह के बाद उन्होंने शक्ति की देवी काली की साधना की थी, परंतु राज्य के मंत्रीगण उनकी शक्ति से भयभीत होकर उन्हें एक गुप्त कक्ष में जिंदा दफना देते हैं। मरते समय रानी ने श्राप दिया था, जब जब मेरी चूड़ियों की झंकार सुनाई देगी, कोई न कोई राज जिंदा होगा। अध्याय 2, चुड़ैल नहीं, रानी थी। दूसरे जोसेफे की ठंडी रात में एक युवती तन्वी रावत, जो श्रेया सेन की शिष्या थी, काले महल में गुप्त रूप से घुसी। उसे एक दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था, चंद्रलेखा जीवित नहीं पर नष्ट भी नहीं। वह काले महल की आत्मा नहीं है, वह इसका अस्तित्व है। महल के सबसे नीचे तहखाने में एक दीवार थी, जिसे छूते ही तन्वी की आंखों से खून बहने लगा। और तभी वो आवाज आई, तू मेरी वंशज है, तू मुझे मुक्त करेगी और फिर मैं राज करूंगी रक्त के सागर पर। अध्याय 3, रक्त और आग की रानी। रात 2 बजे महल की ऊपरी मीनार पर अचानक आग लग गई। लोगों ने देखा, एक स्त्री लाल जोड़े में बिना पैरों के जमीन पर तैरती हुई चल रही है। उसके हाथ में तलवार थी और उसके पीछे दर्जनों आत्माएं। चंद्रलेखा लौट आई थी, पर अब वह रानी नहीं, राज्य की रक्षक चुड़ैल बन चुकी थी। वह चिल्लाई, रुद्र गया, श्रेया गई, लेकिन मैं अब इतिहास नहीं भविष्य लिखूंगी इंसानों के खून से। अध्याय 6, अंतिम युद्ध। तन्वी, जो स्वयं रानी की वंशज थी, ने अपने खून से त्रिशूल मंत्र एक्टिवेट किया। उसने रानी को ललकारा, रक्त से इतिहास नहीं लिखा जाता दादी, उसे याद से अमर किया जाता है। एक भीषण युद्ध हुआ। चंद्रलेखा ने आत्माओं की सेना बनाई। तन्वी ने वैदिक मंत्रों और देवी साधना से शक्ति अर्जित की। अंततः दोनों की चेतनाएं आपस में टकराई और पूरी मीनार धमाके से नष्ट हो गई। अंत या अगली शुरुआत। तन्वी का शरीर नहीं मिला, लेकिन महल के खंडहरों पर अब एक नया लेख खुदा है। जिसने रानी को रोका, वो रानी ही बन गई। घोषणा, काला महल भाग 4, रक्त सिंहासन। अगले भाग में तन्वी क्या अब स्वयं चंद्रलेखा बन गई है, या वह नई रक्षक है जो भविष्य में इतिहास के राक्षसों से लड़ेगी? अगर आप चाहें मैं ये भाग भी अभी लिख सकता हूं। क्या लिखूं? रक्त सिंहासन। अब प्रस्तुत है काला महल, रक्त सिंहासन। भूमिका, रुद्र प्रताप गया, चंद्रलेखा नष्ट या शायद नहीं, लापता महल अब भी खड़ा है। अब यह कहानी एक युद्ध नहीं बल्कि उत्तराधिकार की है। किसे मिलेगा रक्त सिंहासन? अध्याय 1, रक्त में जन्मी रानी। 3 महीने बाद राजस्थान के रेगिस्तान में एक बच्ची जन्मी। उसकी मां मर चुकी थी, पिता का अता पता नहीं, पर बच्ची की आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रानी चंद्रलेखा की। लाल दमकती हुई, शांत लेकिन भीतर जलता हुआ तांडव। मंदिर की पुजारिनों ने बच्ची को छूने से मना कर दिया। एक ने डरते हुए कहा, यह बच्ची नहीं, ये तो रक्त सिंहासन की उत्तराधिकारी है। अध्याय 2, तन्वी जीवित है पर बदल चुकी है।
काला महल की पश्चिमी दीवार पर एक छाया हर रात देखी जाती थी। सिर पर मुकुट, आंखों में धुआं और पैरों के नीचे काले सांपों की माला। तन्वी अब मध्यरात्रि की रानी बन चुकी थी। वह चंद्रलेखा की आत्मा को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाई, बल्कि उसे अपने भीतर बंद कर लिया। अब वह दोनों थी, संवेदनशील तन्वी और आग की देवी चंद्रलेखा। अध्याय 3, रक्त सिंहासन की लड़ाई। एक रहस्यमयी संस्था सामने आई, रक्तविहीन संघ, जो चंद्रलेखा की वापसी से भयभीत थी। उन्होंने निर्णय लिया, रक्त सिंहासन को तोड़ना होगा, वंशज को मारना होगा, नहीं तो इतिहास दोहराया जाएगा और इस बार पूरा भारत जल उठेगा। उन्होंने उस बच्ची को ढूंढ निकाला, पर जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उसके माथे पर एक त्रिशूल उभर आया और चारों तरफ आग की रेखा फैल गई। वहीं खड़ी थी तन्वी, अब पूरी तरह काली भक्त युद्धरानी। उसने कहा, जिसे तुम मारना चाहते हो वो इतिहास नहीं, भविष्य की देवी है। रक्त सिंहासन अब खाली नहीं रहेगा। ये बच्ची नहीं, राज्य की अग्नि बनकर उठेगी। अध्याय जो महायुद्ध की भविष्यवाणी। पुस्तक रक्त पुराण में लिखा है, जब इतिहास, आत्माओं और विज्ञान का टकराव होगा, एक युद्ध जन्म लेगा, न अस्त्रों से, न मंत्रों से, बल्कि रक्त, वंश और स्मृति से। तन्वी ने अब काला महल को रक्त महल में बदल दिया है। वह बच्ची, अब नाम दिया गया है अरुंधति, उसके लिए सिंहासन तैयार है। पर सवाल यह है, क्या वह नई चंद्रलेखा बनेगी, या इतिहास की अंतिम रक्षक, या एक भविष्य की दस्तक? काला महल भाग देवी अरुंधति का उदय में होगा आत्माओं का विद्रोह, इतिहास और तंत्र का अंतिम संग्राम, और भारत की भूमि पर लिखा जाएगा एक ऐसा अध्याय जो कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। क्या आप चाहेंगे कि देवी अरुंधति का उदय अभी लिखा जाए? इस महागाथा का सबसे शक्तिशाली और भविष्यमय अध्याय, काला महल भाग 5, देवी अरुंधति का उदय। एक भविष्यवाणी जो अब इतिहास बन चुकी है। भूमिका, रक्त सिंहासन अब खाली नहीं है, उस पर विराज चुकी है एक 12 वर्षीय बालिका अरुंधति। लेकिन यह कोई साधारण बालिका नहीं। वह पैदा हुई थी उस दिन जब चंद्रलेखा की आत्मा को अंतिम बार बंद किया गया था। तन्वी ने उसे पाला, काली की साधना सिखाई, पर साथ ही सिखाया, शक्ति का मतलब विनाश नहीं बल्कि संतुलन है। पर अब संतुलन डगमगाने वाला था। अध्याय 1, आत्माओं का विद्रोह। जब रुद्र प्रताप, चंद्रलेखा, श्रेया और आरव की आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हुई, उनमें से कई बांध दी गई थीं तन्वी द्वारा एक गुप्त तांत्रिक जाल में। पर अब उस जाल में दरारें आ गई थी। 2000 वर्ष में काला महल की दीवारें खुद ब खुद चटकने लगीं। आरव की आत्मा जो कभी शांत थी, अब भ्रमित हो चुकी थी। उसने कहा, हमने इतिहास को मोक्ष दिया था, पर यह नई देवी इतिहास को भविष्य में दोहराने जा रही है। 6 साल की होते होते अरुंधति ने महल की सभी आत्माओं से संवाद किया। उसने न मंत्र पढ़े न युद्ध किए, बस हाथ फैलाकर कहा, तुम सब डर से जन्मे हो, मैं प्रेम से जन्मी हूं। लेकिन मुझे डरना भी आता है और डराना भी। एक ही रात में उसने अप्लाइड आत्माओं को एक त्रिकोण अग्नि चक्र में बांध दिया और कहा, अब तुम सब मेरे सैनिक हो, मेरी चेतना का हिस्सा, मैं ही इतिहास हूं, मैं ही भविष्य। अध्याय 3, विज्ञान बनाम तंत्र। इस बीच भारत सरकार ने एक गुप्त प्रोजेक्ट चालू किया था, प्रोजेक्ट वायरोड, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक से तांत्रिक शक्तियों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने एआई तांत्रिक बॉट्स बनाए जिनमें वेद मंत्र और यंत्रों का डाटा लोड किया गया। इन मशीनों का उद्देश्य था अरुंधति को मारना या रक्त सिंहासन को निष्क्रिय करना। पर मशीनें एक चीज नहीं समझ सकी, भावना। जब उन्होंने अरुंधति पर हमला किया तो पूरे महल की जमीन लाल हो गई। अरुंधति ने कहा, विज्ञान तुम्हें शक्ति दे सकता है, पर श्रद्धा तुम्हें देवता बनाती है। और एक पल में वो मशीनें राख बन गई। अध्याय 16, अंतिम भविष्यवाणी। महाकाली के मंदिर में एक आखिरी भविष्यवाणी जल रही थी। जब सिंहासन पर बैठेगा रक्त का उत्तराधिकारी और समय से तेज चलेगी उसकी चेतना, तब न ईश्वर बचेंगे न विज्ञान, सिर्फ वही जो संतुलन चुनेगा। अब अरुंधति के सामने 2 रास्ते थे। विनाश, आत्माओं को सेना बनाकर पूरी मानवता पर शासन करना। 2, संतुलन, काला महल को मंदिर बनाना जहां शक्ति केवल जरूरतमंद को मिले। अंतिम अध्याय, देवी या दानवी। अरुंधति ने सिंहासन को देखा, अपने भीतर उठती आग को भी,
आत्माओं को भी, विज्ञान के पत्थर भी। और तब उसने कहा, मैं देवी नहीं, न दानवी, मैं इतिहास की नई लेखिका हूं। कलम मेरी चेतना है और स्याही मेरा रक्त। उसने काला महल को जला दिया। सारे तांत्रिक ग्रंथ, सारे शस्त्र, आत्माएं सब अग्नि में समा गए। वहां बस एक पत्थर बचा रहा, जिसने सब छोड़ा। वही सबका सच्चा स्वामी है। अरुंधति अब कहीं नहीं है, पर कहा जाता है जिस दिन कोई फिर से इतिहास को बदलने की कोशिश करेगा, वहीं से उसकी परछाई निकलकर बोलेगी, इतिहास मेरा क्षेत्र है, मैं ही उसकी देवी हूं, मैं अरुंधति हूं। समाप्त। काला महल।